मूवी की शुरुआत होती है और हम एक ऐसी जेल को देखते हैं जो एक सुनसान टापू पर बनी हुई है। आज इस जेल के अंदर नए कैदियों को लाया जा रहा था, जिनमें से एक एडमंड भी था। वार्डन से मिलते ही एडमंड उससे कहता है कि सर मेरी मदद कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे यहाँ पर गलत इल्जाम में फंसाया गया है। जिस पर वार्डन ने बड़े ही आराम से जवाब दिया कि मैं जानता हूँ, अगर तुमने कुछ किया होता तो तुम्हें देश के अंदर किसी जेल में फेंक दिया जाता। यहाँ इतनी दूर इस जेल में सिर्फ उन लोगों को ही लाया जाता है जिनके खिलाफ कोई साजिश की गई हो। इसके बाद वार्डन ने उसे बहुत मारा, फिर उसे जेल के कमरे में बंद कर दिया, जहाँ पर एक लकड़ी का दरवाज़ा और एक छोटी सी खिड़की मौजूद थी। यह दरवाज़ा साल में सिर्फ एक बार ही खुलता था, जब वार्डन बिना किसी बात के उन्हें पीटने के लिए अंदर आता। समय बीतता रहा और कमरे में अकेले बंद रहकर एडमंड बहुत परेशान रहने लगा। उसने दीवार पर लिखा हुआ था कि भगवान मुझे न्याय दिलवाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब उसे जेल में 12 साल हो गए तो उसका भगवान से भी विश्वास उठता चला गया। उसे लगा कि मैं तो पूरी ज़िंदगी यहीं बंद रह जाऊंगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके कमरे की ज़मीन नीचे से उठने लगी। इस अनोखे हादसे ने एडमंड के होश उड़ा दिए। उसे लगा कि जैसे कोई भूत उसके सामने आ गया हो। कुछ देर घबराने के बाद एडमंड ने देखा कि ज़मीन के नीचे से एक इंसान बाहर आ रहा था। ज़मीन के नीचे से निकला हुआ यह आदमी एबे था, जो कि यहाँ से नीचे वाले फ्लोर का कैदी है। पिछले 5 साल से वह सुरंग खोद रहा था। किस्मत ने ऐसा चक्कर चलाया कि वह सुरंग सीधा एडमंड के कमरे में आ निकली। एबे के आने से एडमंड को एक साथी मिल गया था जिससे वो बातें कर सके, क्योंकि इतने लंबे समय से कमरे में अकेला बंद रहकर वो पागल सा होने लगा था। इसके बाद एबे ने बहुत उत्साह से एडमंड को अपने कमरे में बुलाया। उधर एडमंड बहुत खुश था। उसे पत्थरों से दीवार पर निशान बना बना के समय नहीं काटना पड़ेगा। और जैसे ही एडमंड एबे के कमरे में घुसा तो वहाँ का नज़ारा देखकर वह पूरी तरीके से हैरान रह गया। एबे का कमरा बाकी कैदियों की तरह नहीं था, वह एक ठीक ठाक से होटल की तरह कह सकते हैं। वहाँ उसके आराम के लिए कुर्सियाँ थी और सेल पर पता नहीं कितनी किताबें पड़ी थी। एबे ने एडमंड से वादा किया कि अगर वह सुरंग की खुदाई में उसकी मदद करेगा तो वह बाकी बचे समय में एबे उसे पढ़ा सकता है। एडमंड के पास वैसे भी कुछ खास करने को था नहीं, तो उसने तुरंत ही हाँ भर दी। इसके बाद वो दोनों खुदाई का काम शुरू करने ही वाले थे, तभी उन्हें गार्ड के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। डर से कांपता हुआ एडमंड तुरंत ही अपने कमरे की तरफ भागा और फिर उसने जल्दी से कचरे वाली टोकरी तैयार कर दी, क्योंकि गार्ड उसके फ्लोर पर आने ही वाला था। इस जेल में कमरे का दरवाज़ा सिर्फ 2 बार ही खुलता था, एक बार कचरा लेने और एक बार शाम को खाना देने के लिए। इसके अलावा पूरे दिन में इन दोनों के पास बहुत वक्त होगा, जिसमें ये दोनों बिना पकड़े जाने की चिंता किए आराम से खुदाई कर सकते हैं। इसके बाद एबे ने अपने बालों का एक छोटा सा गुच्छा काटा और पत्थर से चिंगारी निकालकर उसने बालों को जलाया और एक मोमबत्ती रोशन की। फिर वो दोनों जैसे तैसे करके सुरंग में घुसकर आगे खुदाई करने लगे। नीचे बहुत कम जगह थी, तो खोदना कोई आसान काम नहीं था। एबे का अंदाजा था कि इसी स्पीड से चलते रहे तो ज़मीन के बाहर तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 3 साल और लगेंगे। एक दिन आराम करते हुए एडमंड को एबे की किताब में पता चला कि एबे कभी एक बहुत अच्छा तलवारबाज सिपाही हुआ करता था। इसके बाद तो एडमंड ने जिद ही पकड़ ली कि अगर एबे उसे तलवारबाजी नहीं सिखाएगा तो वो नहीं खोदने वाला आगे। एडमंड की अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अब एक ही मकसद था, अपने दुश्मनों से बदला लेना। उसकी बातें सुनकर एबे भी मान गया और एडमंड को लड़ाई का हुनर सिखाने के लिए तैयार हो गया। एबे ने समझाना शुरू किया कि रफ्तार ही एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत है। एबे ने कमरे में टपक रही बूंदों से एडमंड को एक तकनीक सिखाने की सोची। उसने टपकती हुई पानी की धार से अपना हाथ इतनी तेज़ी से गुजार दिया कि वह गीला ही नहीं हुआ और कहा कि जिस दिन तुम्हारे हाथ इतने तेज हो जाएंगे उस दिन तुम एक काबिल योद्धा बन जाओगे। इसके बाद एबे वापस खुदाई करने चला गया और उधर एडमंड ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। कुछ दिनों बाद एबे ने दरवाजे से लकड़ी के पट्टे तोड़कर नकली तलवार बना ली और एडमंड को बढ़िया तरीके से तलवारबाजी सिखाने लगा। जब उसकी तलवारबाजी की ट्रेनिंग खत्म हो जाती तो एडमंड पढ़ाई पर ध्यान देता। अब उसका पूरा दिन पढ़ाई, खुदाई और तलवारबाजी की प्रैक्टिस में ही निकल जाया करता था। कुछ महीनों के बाद एडमंड की तलवारबाजी में ज़बरदस्त सुधार आया और अब एबे को दिखने लगा था कि एडमंड उससे भी बढ़िया तलवारबाज बन चुका है। एक शाम बातचीत के दौरान एडमंड को पता चला कि एबे पहले बहुत ही एक अमीर परिवार के लिए काम करता था। उसके मालिक ने बहुत दौलत कमाई थी और अब नेपोलियन ने एबे को इसी खजाने की जानकारी हासिल करने के लिए कैद करवा कर रखा है। यह सुनकर एडमंड को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो भी नेपोलियन के धोखे की वजह से ही यहाँ जेल के अंदर बंद है। दिन ब दिन सुरंग की खुदाई उन्हें आज़ादी के और करीब ले जा रही थी। एक दिन उन्हें सुरंग की ज़मीन के नीचे पौधे की जड़ें दिखाई देने लगी, जिससे एबे ने हिसाब लगाया कि वो दोनों बाहर निकलने के लिए काफ़ी करीब है। यह बात जानकर दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन जल्दी कुछ ऐसा हुआ कि
उनकी खुशी मिट्टी में मिल गई। सुरंग तेजी से हिलने लगी और फिर एक जोरदार आवाज के साथ बहुत सारे पत्थर और मिट्टी उनके ऊपर गिर पड़े, जिनके नीचे एबे दब गया। घबराकर एडमंड ने तुरंत पत्थर हटाया और एबे को बाहर निकाला। दरअसल उन्होंने गलत दिशा में खुदाई की है। सुरंग की खुदाई में जरूर उनसे कुछ गलती हुई थी, क्योंकि ऊपर से खाने वाला एक डिब्बा भी नीचे गिर गया है और एक बहुत भारी पत्थर एबे की छाती पर गिरने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल है। अपने फेफड़ों में चोट आने की वजह से उसकी किसी भी वक्त जान जा सकती थी। अपने आखिरी लम्हों में एबे ने कमजोर आवाज के साथ एडमंड को बताया कि कमरे में एक पत्थर के नीचे एक किताब मिलेगी और उस किताब के नीचे कुछ छुपा हुआ है। एडमंड को वहां से उसी खजाने का नक्शा मिला, जिसके चक्कर में एबे यहाँ कारागार में बंद है। नक्शे को देखकर एडमंड भौचक्का रह गया। एबे ने उससे वादा किया कि वह इस दौलत का इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए करेगा और गलत कामों के लिए जितना हो सके दूर ही रहेगा। एडमंड ने भी वादा किया, जिसके थोड़ी देर बाद एबे की मौत हो गई। एडमंड की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह दोबारा से अकेला हो गया है। तभी गार्ड खाना देने के लिए आया तो एडमंड दीवार के पीछे छुप गया। गार्ड ने आवाज़ भी लगाई, पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह चेक करने के लिए अंदर की ओर आया और उसने एबे की लाश देखी तो वो घबराकर अपने सीनियर को रिपोर्ट करने के लिए चला गया। एडमंड ने भी तेजी से सुरंग के अंदर मुंह छुपाया और वापस चला गया। कुछ देर बाद गार्ड अपने कुछ साथियों के साथ वापस आया और एबे के शरीर को बॉडी बैग में डाल दिया। एडमंड सुरंग में छुपकर उनके जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गार्ड्स वहां से गए, एडमंड खामोशी से कमरे में घुस आया और एबे की लाश को देखने लगा। लाश को देखते ही एडमंड के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने जल्दी से एबे की लाश की जगह ले ली। कुछ देर बाद बॉर्डन अपने आदमियों के साथ लाश को वहां से ले जाने के लिए आया और यह जेल एक सुनसान टापू पर थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि लाश को समुद्र में फेंक देना ही सही रहेगा। इस दौरान एक गार्ड खाना लेकर एडमंड के कमरे में गया, लेकिन जब बार बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी किसी ने चूतक नहीं की तो गार्ड को शक हुआ और वह दरवाजा खोलकर अंदर गया। लेकिन वहां उसे एडमंड नहीं बल्कि एबे की लाश मिली, जिसके बाद वह गार्ड चिल्लाता हुआ बॉर्डन को बुलाने के लिए गया। बॉर्डन जल्दी से काम निपटाना चाहता था और उस दिन तूफानी हवाएं चल रही थी। समुद्र की लहरें पत्थरों से टकरा रही थी। कुछ भी सुनना बहुत मुश्किल था। बॉर्डन गार्ड की बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच एडमंड ने झटके से बॉर्डन की चाबियां चुरा ली। लेकिन उस झटके की वजह से बॉर्डन भी एडमंड के साथ सीधा समुद्र में जा गिरा। समुद्र में गिरते ही एडमंड ने चाबियों की मदद से जल्दी से खुद को बरी किया और जैसे ही वह तैरकर ऊपर आया तो उसने पीछे मुड़कर देखा और बॉर्डन वही था। उसके अंदर सालों का गुस्सा भरा हुआ था। उसने बेरहमी से बॉर्डन को पानी में डुबोकर मार डाला। इसके बाद वो बिना पीछे देखे समुद्र में तैरता ही रहा। अगली सुबह जब एडमंड की आँख खुली तो वह एक आइलैंड पर था। न जाने कैसे वो यहाँ तक जिंदा पहुँच गया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक जिंदा कैसे पहुँचा, लेकिन अभी भी वह आज़ाद नहीं हुआ था। समुद्री डाकुओं का एक झुंड बैठकर उसे आराम से देख रहा था। अब एडमंड को लगा कि वह मारा जाएगा, लेकिन लुटेरे के सरदार लुइजी ने उसे एक मौका दिया और उसने कहा कि वो एडमंड को जिंदा छोड़ देगा, बस एक शर्त पर। एडमंड को उनके गद्दार साथी जकोबो से लड़ना होगा, जिसे वो वैसे भी जिंदा गाड़ने वाले थे। अगर जकोबो जीत गया तो वो उनकी टीम में शामिल हो सकता है, लेकिन वो एडमंड को मार देंगे। लेकिन अगर एडमंड जीत गया तो वो उसे रिहा कर देंगे। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। जल्दी इन दोनों के बीच मुकाबला शुरू हुआ। जकोबो तलवारबाजी में बहुत माहिर था, लेकिन एडमंड के लिए एबे से सीखी हुई तकनीक बहुत ही ज़बरदस्त साबित हुई और कई हमले करने के बावजूद भी जकोबो एडमंड को छू तक नहीं पाया। मौका मिलते ही एडमंड ने तेजी से उस पर वार किया और जकोबो को नीचे गिरा लिया, पर उसे मारने की बजाय एडमंड ने लुइजी से कहा कि देखो, हम दोनों तुम्हारे लिए काम करेंगे। काम के लोग हैं यार, बिना बात क्यों मार रहे हो? और समुद्री लुटेरे ढूंढना कौन सा आसान काम है? एडमंड के हुनर और दया को देखकर लुइजी खुश हुआ और उसने दोनों की जान बख्श दी। जहाज पर बातचीत के दौरान एडमंड ने कैप्टन को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसके बाद उसने एडमंड को आज़ाद कर दिया ताकि वे अपने बदले का मकसद पूरा कर सके। जकोबो भी एडमंड का दोस्त बन गया क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी और उसने वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारा वफादार बनकर रहूँगा। एडमंड ने जकोबो से एक नाव का बंदोबस्त करने को कहा, जब तक कि वे अपने कुछ पर्सनल काम निपटाने चला गया। देर रात एडमंड चुपके से अपने पुराने मालिक के घर गया, लेकिन वहाँ सब कुछ बदल चुका था। बूढ़े मालिक ने उसे पहचाना तो नहीं और उसे पता चला कि उसके जेल जाने के गम में
उसके पिता की भी मौत हो गई है। इसी खबर से एडमंड को गहरा सदमा लगा और सबसे बड़ी चोट तो उसे तब लगी जब एडमंड ने जाना कि उसके पुराने दोस्त मोंटेगो ने ही उसे फंसाया है और फिर मोंटेगो ने उसी की मंगेतर से शादी भी कर ली है। अगली सुबह जाकोपो और एडमंड पूरी हिम्मत से नाव पर सवार होकर उस दिशा में निकल गए जहां नक्शे पर खजाने का निशान बना हुआ था। उन्होंने उस टापू का चप्पा चप्पा छान मारा पर खजाना नहीं मिला। लेकिन फिर एडमंड को ख्याल आया कि शायद पानी के नीचे कुछ हो। उसने मैप में बताई हुई जगह के पास एक अंडरग्राउंड तालाब में डुबकी लगाई। वहाँ उसे कई सारी पुरानी संदूकें मिली। जैसे ही उसने संदूक खोली तो चमचमाता हुआ सोना उसे दिखाई दिया। जाकोबो भी खुश हुआ और झूम उठा। उसने जितना हो सके उतना सोना नाव में भर लिया।